हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिर्ज़ापुर 3 मूवी जो कि 4 साल बाद नया सीज़न आ चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शुरुआत में हम देखते हैं कि मुन्ना भैया को देख पाते हैं जो कि मर चुके हैं। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था गुड्डू गोलू ने इनको मार डाला था। आज इनकी शव इधर पड़ा हुआ है शमशान और आज इनके इधर अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। कालीन भैया है ना उनके लोग, सिर्फ उनकी पत्नी माधुरी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। माधुरी मानो अंदर से एकदम टूट गई थी। उसके पापा भी चले गए थे। अब मुन्ना जो कि उनके इतने करीब थे, माधुरी इस चीज़ को कभी नहीं भूलेगी। कोई ना होने की वजह से माधुरी ने ही मुन्ना को अग्नि दी। फिर बाहर जाकर रिपोर्टर और प्रदर्शन लोगों को बोला कि अब मैं एक भयमुक्त पूर्वांचल बनाऊंगी। जब उनके सेक्रेटरी उन्हें बोलते हैं कि गुड्डू के लिए हम शूट एंड साइड का ऑर्डर जारी कर देते हैं, तब माधुरी बोलती है उसको मारोगे, कोई और बैठेगा, हम लोग उनको खत्म करना पड़ेगा। फिर हमको कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रॉबिन और डिम्पी और गुड्डू के मम्मी और उसके पापा को देखते हैं, जहाँ पर कटघरे में एक हवलदार बोल रहा होता है कि जज साहब, जब मैं आज सुबह स्टेशन खोल रहा था तो मुझे रमाकांत जी दिखे जो कि आके बोलते हैं कि उन्होंने मौर्य जी का खून किया है और सरेंडर करना चाहते हैं। मैं तो पहले एकदम से घबरा गया, ये वकील साहब क्योंकि मौर्य जी को क्यों मारेंगे। तभी हम देखते हैं कि रमाकांत मिश्रा खुद ही खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने ही मौर्य जी को मारा है, मैं ही गुनाहगार हूँ, मुझे सजा दीजिए। तभी हम देखते हैं कि मौर्य जी के अपोजिंग का वकील जो कि मौर्य जी की तरफ से थे, वह बोलते हैं यह काम जानबूझ कर किया है, इनके सुपुत्र गुड्डू कोई बिजनेस में हानि पहुंचा रहा था, इसलिए उन्होंने मार डाला मौर्य जी को, फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर जज साहब कुछ सब कुछ सुनने के बाद यह बोलते हैं कुछ दिनों तक हम इनको कस्टडी में रखेंगे। आपके पास अगर कोई सबूत है या कोई प्रूफ है तो आप पेश कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस की वैन में इनको बैठाया जाता है और गुप्ता जी जाके ड्राइवर को पैसा दे देते हैं। पुलिस भी जीप और इनके वैन पीछे पीछे जाती है और कुछ टाइम बाद हम नोटिस करते हैं कि कुछ ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक देते हैं। फिर होता है भौकाल, गाड़ी को से कौन उतरता है, देखते हैं गुड्डू पंडित। फिर हम देखते हैं पुलिस वैन की डोर पुलिस खुद अपने हाथों से खोलते हैं, जिनमें गुड्डू गाड़ी में बैठ जाते हैं। गुड्डू पंडित अपने पापा से बात करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, अब क्या सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। ऐसा कहने के बाद किसको खड़ा कर दूंगा, अपने ऊपर से जिम्मेदारी ले लेगा। तभी रमाकांत बोलते हैं कि तुमने अपने किए कराए पे कोई शर्म नहीं है ना, मुझे ये सब कुछ करके गुड्डू तुम क्या करके हासिल कर लोगे। गुड्डू तब बोलता है मुझे चाहिए इस पावरफुल इज्जत, उसके साथ मिर्जापुर की गद्दी, ये सब चाहिए। तभी पापा बोलते हैं तुम गाड़ी से उतरे हो, स्टेशन के बाहर मेरी स्कूटर खड़ी हुई है, उसके घर तक छोड़ देना बस। दूसरी तरफ जगह माधुरी की ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर हम शरद को देखते हैं, जहाँ पर शरद माधुरी से बोलता है मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। माधुरी तब शरद से बोलती है मुझे आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए, ऊपर से आपको बचने के लिए रहना है, तब आपको मेरी सपोर्ट चाहिए। तब शरद बोलता है हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, जब मेरे पापा मरे थे तब मेरे मुन्ना भैया मेरे साथ खड़ा था, मैं चाहता हूँ उसके अंतिम संस्कार पर भी आ सकता, पर उसकी आपकी रिपुटेशन को हानि पहुंचा। अभी हम दोनों के लिए एक दूसरे की तरह जरूरत है, सिर्फ एक ही मकसद है। तब माधुरी बोलती मकसद तो मेरा पूरा हो जाएगा, भय मुक्त प्रदर्शन बनाने के लिए आप भी अड़चन डालते थे, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। शरद तब हामी भरकर उधर से चला जाता है। जाते टाइम शरद माधुरी से पूछता है कि कालीन भैया की ये कुछ पता चला। तब माधुरी बोलती नहीं, अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली। फिर हमको आजमगढ़ दिखाया जाता है जो कि पूर्वांचल के अंदर ही आता है। आजमगढ़ में हम देखते हैं कि गोलू एक गाड़ी में वेट कर रही होती है अपने लोगों को लेकर। तभी सामने से हम देखते हैं कि लड़के को देखते हैं, पीछे वाला गोलू बोलता है यह खबरी यहीं पहुँचाएगा हमको। कालीन भैया की तरफ से मतलब गोलू गुड्डू और ये सारे लोग कालीन भैया के बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं। उनका शक कि कालीन भैया का कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर हम देखते हैं वर्ण भी करता है, ये इनका इलाका इतना सेफ नहीं था, इनका खुद की बाहुबली और गुड्डू भैया का हम लोग का वेट कर रहे थे, पर गोलू नहीं सुनता है, वो गन लेके अपनी निकल जाता है उसके लड़के का फॉलो करते हुए। बहुत देर तक वे लोग फॉलो करते रहते हैं, ऊपर उठ के एक बच्चा को देख रहा होता है। फिर वे लोग कुछ टाइम के बाद उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा था। जब दरवाजा खोलते हुए देखते हैं कोई दूसरा है। इसके बाद हम देखते हैं उधर वे लोग बातचीत से सुलटा कर लौट ही रहे थे, तब तक का रास्ता रोक दिया जाता है। तभी गोलू सबको शांत रहने के लिए बोलता है हम मिर्जापुर से हैं, हम किसी को ढूंढने के लिए आए हैं, मुझसे बैर ना लो, गद्दी से बेईमानी करोगे। फिर भी वे लोग गोलू को देखते हैं और तभी पीछे से एक आवाज आता है मिर्जापुर नहीं है, इधर बाहुबली हम हैं। हाँ, तब गोलू जो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है अगर तुम गद्दी के खिलाफ जाओ
जाओगे तो तुम अपनी गद्दी के ही दुश्मन बनोगे। तभी वो इशारा करता है अपने लोगों के। हम देखते हैं उस खबरी को लोग खींच के लाते हैं और गोलों को सामने ही मारते हैं। मारने के जाते समय वो बोलते हैं कि गुड्डू पंडित पूर्वांचल चलाएगा। अभी यह तय नहीं हुआ है, यह तय तब होगा सारे बाहुबली के समर्थन के बाद। लड़की हो इसलिए हम तुमको मैं जाने दे रहा हूँ। दूसरी जगह हम देखते हैं गुड्डू को, जो कि अपने साथ ही स्कूटर से लौटा हुआ होता है। अपनी मम्मी को बोलते हैं कि तुम अपनी डिम्पी मेरे साथ रहने दो, तुम्हारे जान को खतरा है। पर उसकी मम्मी नहीं मानती है। तब गुड्डू बोलता है कि आप इतना जिद क्यों करते हो। तब उनकी मम्मी बोलती है, अगर इस फैमिली में जिद्दी ना हुए तो मैं इस फैमिली का कैसा, मैं कहीं पर भी जाऊंगा नहीं। प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली की माँ हूँ मैं, मुझे किस बात का खतरा। दूसरी जगह माधुरी और एक अफसर को देखते हैं कि हम, जो कि माधुरी को बोल रहा होता है, गुड्डू खत्म करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, दुश्मन बहुत है, उसके अपोजिट हम खड़ा कर देंगे। गुड्डू ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उस वह दिमाग से नहीं सोचता, वह तो गोबर बुद्धि का है, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। माधुरी से खुला छूट दे देती है और यह बोलती है कुछ भी करो, वह हम तक ना पहुंचे। त्रिपाठी भवन से उसने माँ को और उसे लल्ला को बंदी बना के रखा, उनका तो बस एक ही ख्याल रख लेना। माधुरी ये भी बोलती है कि अगर कालीन भाई का कुछ खबर मिले तो बता देना, वो मिसिंग है, उनका बॉडी नहीं मिला अभी तक। वो अफसर बोलता है ऐसे गैंगस्टर से ये सब बड़ा कांड करने के बाद छुप जाते हैं। तब माधुरी भी बोलती है कि ये सब ख्याल रखिए, वो एक मंत्री है। फिर भी हमको एक त्रिपाठी भवन में दिखाया जाता है जहाँ पर मीना और उसके बच्चे को देखते। तभी गोलू अंदर आता है और पानी पीने के बाद उसे मीना से बात करने के लिए जाती है और बोलती है इतने स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। तभी गोलू बोलता है धीरे धीरे सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, गद्दी के लिए हमको प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी हमें हाथ धो बैठेंगे। दिन के अंदर सारे बाहुबली लोगों ने मीटिंग बुलाया है, हमको भी जाना चाहिए, पर गुड्डू को समझना पड़ेगा। तभी उनके काम वाली भी मुखिया बोलती है ऐसा ही नियम है, अगर कोई गद्दी पे नहीं हो तो मुखिया के लिए बाहुबली लोग वोटिंग करें। मेरी ननिहाल में आजमगढ़ में भी मुझे पता चला। तब गुड्डू भी रात को गोलू बोलता है, तब पश्चिम वाले इतनी स्टेज को दिखा रहा है, लोग ही उल्टा लेंगे। पर गोलू बोलती है कि गद्दी एक नियम है, एक संतुलन है जो कि मेंटेन करना रखना पड़ेगा। हम भी गद्दी के खिलाफ नहीं, गद्दी के दावेदार है। और दूसरी जगह शरद को देखते हैं जो कि बाकी कुछ न कुछ बाहुबली को लेकर मीटिंग पर बैठ आता है, जो अपने जौनपुर में बोलता है और कालीन भैया के लिए हमको सिंपैथी क्रिएट करना पड़ेगा। गुड्डू पंडित को गद्दी कभी ना मिले, ऐसा रास्ता हमको बनाना पड़ेगा। आप लोग जाकर सब बाहुबली से मिलिए। शरद की माँ उसे बोलती है कभी कभी राजा को भी निकालना पड़ता है अपना वजूद दिखाने के लिए। तुम जाके सारे बाहुबली से मिले, सबको बताओ कि गद्दी का असली वारिस तुम हो। फिर हम शरद को देखते हैं जो भी अपनी गाड़ी लेकर मीर पहुंचता है। बाहुबली से मिलने की मनोहर मियाँ, जो कि मेरठ की बाहुबली थे, उनके साथ खाना खाते हैं। टाइम में वो बोलते हैं कि पूर्वांचल की गद्दी को एक लीडर का जरूरत है, आप है क्या वो लीडर। दूसरी जगह पर फिर से हमको त्रिपाठी भवन में दिखाया जाता है जहाँ पर गोलू और गुड्डू एक ही बिचौलियम मिडिल में मैन होता है और वो आके भी गुड्डू को बोलते हैं कि 2 दिन की बैठक में आपको बैठक में जाना है, नियम का पालन करना है क्योंकि ये एक सिस्टम है। पर है कि गुड्डू बोलता है कि आपको मीटिंग मिर्जापुर में बुलाना चाहिए, पर गोलू बोलता है ऐसा नहीं हो, नियम है, जो नियम है हमको नियम से ही चलना पड़ेगा। ऊपर से कालीन भैया की बॉडी भी मिसिंग है। शरद सबको भड़का रहा है पर वो बिचौलियम के एक ही जा सकता है, मिर्जापुर की ही बात है तरफ से। तब गोलू बोलता है ठीक है आप चले जाइए, मैं बाहर खड़ा हूँ। फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद रात को अलग अलग जगह से सारे बाहुबली आए थे। मेरठ के सारे बाहुबली जो थे बैठक के पहले अपना गन वगैरह सरेंडर कर देते, फिर बैठक में वो लोग बैठते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मिर्जापुर का सीट खाली था, मिर्जापुर की तरफ से उनका खास आदमी आया था। जब मिर्जापुर की तरफ से की दावेदार लोग नहीं आए तो मनोहर भैया बोलते हैं मीटिंग शुरू किया जाए। मीटिंग में देखते हैं कि शुरू करते ही मिर्जापुर की तरफ से आने वाले जो बोलता है कि मिर्जापुर में एक हक है गुड्डू का ही है क्योंकि त्रिपाठी होकर उन्होंने खत्म किया है और गद्दी की असली दावेदार। तभी शरद बोलता है गद्दी के सिर्फ एक ही हक होता, उनके खून का त्रिपाठी में कोई बचा ना हो तो वोटिंग होना चाहिए। गुड्डू पंडित किसी भी नियम का पालन नहीं करता, उसने आज ही किया, गद्दी का उसके मान नहीं रखा, मीटिंग में भी वो नहीं आया था। इसके बाद सभी सारे लोग पूछते हैं, तभी शरद बोलता है कि दावेदार तो मैं ही होता है अगर कोई नहीं बचा है, और कुछ लोग उसमें सहमत भी देते थे। तभी हम देखते हैं कि तालियां मार मार कर एंट्री लेता है गुड्डू भैया। वो बोलता है इस बार भी कि क्या भीख में ही लोग ऐसे जैसे जौनपुर भीख में ही लिया था। तभी शरद भी बोल देता है कि एक टाइम पे तुम कालीन भैया के लिए काम कर रहे थे, तुम उनके वफादार कुत्ते थे, आज दावेदारी दिखा रहे। और गुड्डू को ज़्यादातर इन सारों बातों पे गुस्सा आ जाता और शरद को जाकर कूटने वाला था। गोलू ने उस पर सिखा के भेजा था कि दिमाग शांत रखना, दावेदार खुद की तरफ ही रखना। तभी तो गुड्डू बोलते हैं पापा इनके कख से आते हैं, पता है उनके साथ क्या हुआ था, तुमको भी बलिया भी मैंने ही कूटा था। तभी शरद बोलता हाँ मुझे तो याद है, पर तुमको याद है तुमने तो अपना किसको किसको खोया है, एक को ऐसा खो दिया कि जो कि पेट में ही था। बाद में गुड्डू को गुस्सा आ जाता
और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी मनोहर मियाँ इस फाइट को रुकवाने के लिए बोलते हैं। और गुड्डू पंडित, शरद और शुक्ला अब दोनों में ये दावेदार, दोनों में को ही साबित करना पड़ेगा गद्दी के असली हकदार कौन है। उसके बाद हम देखते हैं आप लोगों के पास समय है। तब गुड्डू कुछ बोलने जाता, तभी मनोहर मियाँ बोलते हैं कि दशहरा तक आप तो दोनों को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ऑपरेशन, हमारा इंटरफेस होगा। जब सारे लोग बाहर जा रहे थे तब गुड्डू शरद और बोलता है, इतना उछल कहाँ रहे हो जौनपुर, तुम्हारे पास को पता है गद्दी के असली हकदार हम हैं। तभी शरद बोलता है कि गद्दी के जो असली हकदार है उसकी लाश अभी तक हमको मिला नहीं है, तुम कैसे असली हकदार हो गए हो। यह बोलकर उधर से वो चला जाता है। तभी गुड्डू बोलता है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि तुम्हारे अंदर। तभी गोलू बोलती है, कालीन भैया इसी जगह के पास है। पर गुड्डू बोलता है, जौनपुर को हमने पूरा छान मारा है। तभी गोलू बोलती है, कालीन भैया को जरूर कहीं ना कहीं इसने छुपा रखा होगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि शरद के सारे लोग तो जा रहे थे। जौनपुर और शरद निकलता सीवान की तरफ और हाई सी सिक्योरिटी के बीच से गुजरते हुए शरद जाता है कैमरे पे, जहाँ पर हम देखते हैं कालीन भैया की ट्रीटमेंट चल रही थी। और वहाँ पर हम लोग साइड में कौन खड़ी हुई थी, शत्रुघ्न त्यागी, मतलब बड़े। तभी शरद डॉक्टर को बोलते हैं कि इनको जल्दी जिंदा करने के लिए इनको खड़ा करो, लाश की हमारे पास कोई काम नहीं है। फिर इधर से सीन हटता है, शिफ्ट हमको एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एनकाउंटर करता है। हेलो दोस्तों, तो इसके आगे का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।